नमस्कार दोस्तों, लास्ट के सेशन में हमने चैप्टर नंबर 61 ऑफ लक्ष्मीकांत देखा था, जिसमें हमने देखा था किस तरीके से जो माइनॉरिटी कमीशन है, जिसे हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ कहते हैं, वो काम करता है। आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 62 के बारे में देखेंगे, जिसमें हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में जो भी ज़रूरी बातें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह इस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे सब हेडिंग्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में कुछ बात जानेंगे, फिर हम जानेंगे इसका कंपोजिशन किस तरीके का है, हम जानेंगे कि इसके टेन्योर कितने हैं, यानी कि जो भी मेंबर्स सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के होते हैं उसका टेन्योर क्या होता है, उनके सर्विस कंडीशंस क्या होते हैं, उनके सर्विस कंडीशंस कौन डिसाइड करता है, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इसके पावर्स और फंक्शंस क्या क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। तो दोस्तों, इस कमीशन को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इसके अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2005 में ही इस्टेब्लिश किया था। अब ये जो कमीशन है, ये उन सारे कंप्लेंट्स और उन सारे अपील्स को एंटरटेन करता है जो किसी पब्लिक ऑफिस से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के से या फिर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रिलेटेड होते हैं। और ये अंडरटेकिंग्स या ये इंस्टीट्यूशंस सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और जो यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट है उनके ही ऑफिसेज, उनके ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और उनके ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के से रिलेटेड अपील्स और कंप्लेंट को एंटरटेन करता है। इसमें स्टेट्स के अंदर में जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, पीएसयूज होते हैं, स्टेट्स के अंदर में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्टेट के अंदर में जो आप देखेंगे पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, इन सब का सीआईसी से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो कमीशन है वो सेंटर और यूनियन टेरिटरीज के जितने भी ऑफिसर्स हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई अपील है या कंप्लेंट है तो उसको एंटरटेन करता है। अगर हम इस कमीशन के कंपोजिशन की दोस्तों बात करें तो इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। इसके अलावा 10 अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। अब जितने भी मेंबर्स हैं, 10 अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, सबका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। और ये प्रेसिडेंट खुद से नहीं करता, प्रेसिडेंट एक कमिटी के रिकमेंडेशन के बेस पे इन सबको अपॉइंट करता है। और इस कमिटी में आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर होता है जो इस कमेटी का चेयरपर्सन होता है। इसके अलावा इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं जो कि वर्तमान में राहुल गांधी जी हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, साथ ही साथ जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एक होता है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करते हैं, वो भी इस कमेटी का मेंबर होता है। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पे प्रेसिडेंट सीआईसी के मेंबर्स को अपॉइंट करती है। अब ये जो मेंबर्स हैं उनको ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, ना ही एमएलए होना चाहिए, ना ही वो किसी ऐसे ऑफिस को होल्ड करने होनी चाहिए जिसका कनेक्शन किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो। तो ये कंपोजिशन के बारे में आप कुछ बातें ध्यान में रखेंगे। अगर हम इनके टेन्योर और सर्विस कंडीशन की बात करें तो एक एक करके देखते हैं दोस्तों। इनके अगर हम सबसे पहले टेन्योर की बात करें तो जो भी सीआईसी के मेंबर हैं यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो भी मेंबर्स हैं वो उतने टाइम तक अपने ऑफिस में बने रहेंगे जितना टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिस में प्रिस्क्राइब करेगी। और वो मैक्सिमम 65 ईयर्स की एज तक अपने ऑफिस में बने रह सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सीआईसी के मेंबर्स होते हैं वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। यानी एक बार अगर उनका टेन्योर पूरा हो गया, एक बार वो सीआईसी के मेंबर के तौर पे से रिटायर कर गए तो फिर उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि इस सीआईसी के मेंबर को प्रेसिडेंट कुछ सर्कमस्टांसेस में रिमूव भी कर सकता है। और ये सर्कमस्टांसेस वही होंगे जो मैंने आपसे लास्ट के 3-4 सेशन में डिस्कस किया है। जैसे अगर कोई मेंबर अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है किसी कंपीटेंट कोर्ट के माध्यम से, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे अगर वो अनसाउंड माइंड का है, अगर उसने अपने ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज किया है, तो इन सब केसेस में प्रेसिडेंट किसी भी सीआईसी के मेंबर को उसके ऑफिस से रिमूव कर सकता है। इन सब सर्कमस्टांसेस के अलावा प्रेसिडेंट जो है वो सीआईसी के मेंबर को प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, इन दोनों बेसिस पे भी रिमूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। अगर पहले के जो ग्राउंड्स मैंने आपको बताए जैसे अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट का, अनसाउंड माइंड का, अपने ऑफिशियल पोजीशन के मिसयूज का, इन सारे सर्कमस्टांसेस में अगर प्रेसिडेंट रिमूव करता है किसी भी मेंबर को तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने किसी सीआईसी के मेंबर को प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेस पे, इसके ग्राउंड पे अगर रिमूव किया है तो ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट द्वारा इस रिमूवल को अपहोल्ड कर लिया तो वो मेंबर रिमूव हो जाएगा। अदरवाइज
सुप्रीम कोर्ट का जो जो भी डिसीजन होता है वो डिसीजन प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस रिमूवल को रिवर्स कर दिया तो फिर वो मेंबर दोबारा से अपने ऑफिस में बन जाएगा, जिसको इनकेपेसिटी या प्रूव्ड मिसबिहेवियर के बेस पे ग्राउंड पे प्रेसिडेंट ने रिमूव किया था। ठीक है, अगर हम सर्विस कंडीशंस की बात करें तो दोस्तों जितने भी सीआईसी के मेंबर्स होते हैं उनके सैलरीज हो, उनके अलाउंसेस हो, या जो भी अदर सर्विस कंडीशंस है वो सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। तो ये दोस्तों कुछ टेन्योर्स एंड सर्विस कंडीशंस है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। अब हम बात करते हैं कि सीआईसी के फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो इसके फंक्शंस को हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। जैसे इसका एक एडजुडिकेटरी रोल होता है, यानी कि ये जो कमीशन है वो उन सारे अपील्स के अगेंस्ट में डिसीजन लेता है, उन सारे अपील्स को सुनता है जो कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स यानी सीपीआईओज, जिसको हम सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स कहते हैं, तो इनके डिसीजन के अगेंस्ट में अगर कोई अपील है तो उसको उस पर डिसीजन लेने का काम ये सीआईसी करती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये उन सारे कंप्लेंट्स को भी सुनती है जो कंप्लेंट्स किसी सीपीआईओज द्वारा रिफ्यूजल ऑफ इंफॉर्मेशन से हो, किसी पब्लिक ऑफिस के द्वारा अगर किसी इंफॉर्मेशन को देने से रिफ्यूज कर दिया गया हो, या किसी पब्लिक ऑफिस द्वारा कुछ रिस्पांस देने में देरी की गई हो, या फिर अनरीजनेबल डिनाई कर दिया गया हो। यानी कि अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी पब्लिक ऑफिस से किसी एप्लीकेंट ने इंफॉर्मेशन मांगा और उस ऑफिस ने उस इंफॉर्मेशन देने को डिनाई कर दिया, और ये जो डिनायल का रीजन है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, अनरीजनेबल है, तो ऐसे केसेस, ऐसे कंप्लेंट्स को भी सुनने का काम सीआईसी करती है। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो कमीशन है वो आरटीआई एक्ट के साथ कंप्लायंस को इंश्योर करती है, यानी ये पब्लिक अथॉरिटीज को डायरेक्ट करती है और उनका जो ऑब्लिगेशन होता है अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट उसको फुलफिल करने का काम करती है। साथ ही साथ ये जो कमीशन है वो आरटीआई एक्ट का अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है उन सारे इंस्टीट्यूशंस में आरटीआई एक्ट का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी मॉनिटर करने का काम करती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो कमीशन है वो एनुअल रिपोर्टिंग भी करती है और अपने एनुअल रिपोर्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करती है कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर आरटीआई एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट गवर्नमेंट पार्लियामेंट के सामने रखवाती है, जो कि मैंने आपसे पिछले 3-4 सेशन में डिस्कस किया है कि जितने भी कमीशंस के एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं वो जब सरकार को पेश किए जाते हैं तो सरकार उस रिपोर्ट को फिर से पार्लियामेंट के सामने रखवाती है। इसके अलावा इस कमीशन का एक अवेयरनेस एंड प्रमोशन का भी रोल होता है, क्योंकि ये जो कमीशन है वो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड को मैनेज किया जाए, जो भी रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है उसको भी रिकमेंडेशन देती है कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कमीशन है वो आप देखेंगे कि पब्लिक अथॉरिटीज़ के वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इसको भी प्रमोट करने का काम करती है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसके पावर्स की बात करें, बिकॉज बिना इसको पावर दिए हुए हम इस बात की अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये जो कमीशन है वो अच्छे तरीके से काम करेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है इसको कुछ ना कुछ पावर भी दिए गए होंगे। तो अगर हम सीआईसी के पावर्स की बात करें तो इसके पास ये पावर है कि वो किसी भी पर्सन को एविडेंस देने के लिए बुला सकता है और किसी भी पर्सन को अंडर ओथ डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए बुला सकता है। इसके अलावा इस कमीशन के पास सिविल कोर्ट की भी पावर आ जाती है। सिविल कोर्ट की पावर तब आ जाती है जब आप देखेंगे किसी को समन कर रहा होता है या किसी ऑफिस का इंस्पेक्शन कर रहा होता है या किसी एक विटनेस को एग्जामिन कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो है वो किसी पब्लिक अथॉरिटी को इस बात के लिए डायरेक्शन भी दे सकता है कि वो किसी एप्लीकेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। साथ ही साथ ये कमीशन मॉनेटरी पेनल्टीज भी लगा सकता है। 250 रुपया पर डे से लेके 25,000 रुपया पर डे तक का ये पेनल्टी भी लगा सकता है ऑन सीपीआईओ सेंट्रल। ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं इनके ऊपर ये पेनल्टी भी लगा सकता है अगर वो बिना किसी रीजनेबल कॉज के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से मना कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस कमीशन के पास जो डिसिप्लिनरी एक्शन को रिकमेंड करने का भी पावर है, क्योंकि ये जो कमीशन है वो जो एरिंग ऑफिसर्स हैं जो भी सर्विस रूल्स के अंडर में है उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन भी रिकमेंड कर सकती है अगर उन्होंने किसी एप्लीकेंट के साथ गलत तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा तो। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस कमीशन के पास आपको इंस्पेक्शन अथॉरिटी भी देखने को मिलती है, क्योंकि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं अंडर आरटीआई एक्ट उसको भी ये जो कमीशन है वो एग्जामिन कर सकता है। तो इस तरीके से जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में ज़रूरी बातें थी मैंने आपके साथ इस सेशन में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अब देखिए जो भी कमीशंस मैं पढ़ा रहा हूँ इस कमीशन के बारे में
आधी से ज़्यादा बातें बिल्कुल कॉमन है। जैसे इनके नाम से आप इनके पावर्स एंड फंक्शंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितने भी कमीशंस होंगे वो सारे अपने रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को पेश करेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पार्लियामेंट के सामने या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखवाने का काम करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिस पे आपको पूरी लक्ष्मीकांत का नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। और जाने से पहले दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक